कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी पेडागोजी का सीटेट 2021 का। आज हम लोग का क्लास फर्स्ट है। इससे पहले हमने सीडीपी के लेक्चर वीडियो अपलोड कर दिए, जाके आपके चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ईवीएस के भी चालू कर दिए हमने। ईवीएस के ही 5 पार्ट हो चुके हैं और मैथ का जो टेस्ट हमारी आती है वो टेस्ट सीरीज़ आज 15 टेस्ट सीरीज अब तक अपलोड हो चुकी है। तो चलिए आज हम चालू करते हैं सीडीपी पेडागोजी का पहला क्लास। आपको डेली बाय डेली क्लास मिलती रहेगी। तो स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर आपको व्हाट्सअप करनी होगी। ऑल सब्जेक्ट के लिए आपको नोट्स मिल जाएगी। आपको फिर बुक खरीदने की टेंशन नहीं रहेगी। आराम से आपको एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आराम से सीटेट क्वालिफाइड कर सकते हैं। यूपी टेट, बी टेट, आप जो भी टेट क्वालिफाइड करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, समायोजन या अनुकूलन का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, हमारी पहले से मौजूद योजनाओं में नई जानकारी लेने की प्रक्रिया को सर्वांगीण रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी है, प्रक्रिया कुछ हद तक व्यक्तिपरक है क्योंकि हम अपने पहले से विद्यमान मान्यताओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए अनुभवों और जानकारी को थोड़ा संशोधित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, नए ज्ञान के लिए यहाँ पर देखेंगे, नए ज्ञान के लिए पिछले ज्ञान और बदलते व्यवहार को लागू करने के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें नई जानकारी या नए अनुभवों के परिणाम स्वरूप मौजूद योजनाओं का विचारों को संशोधित करना शामिल है। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या है इसके ऑप्शन। चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है समायोजन या अनुकूलन किसे कहते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपने लेक्चर वीडियो सीडीपी की लेक्चर वीडियो देखे होंगे, ठीक है, सीडीपी की लेक्चर वीडियो आपके फर्स्ट वीडियो में आपके इस तरीके से जितने भी डाउट है, अनुकूलन, समायोजन, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन वगैरह सब जितने भी आते हैं सारे डाउट्स वहाँ पर आपको क्लियर की गई है। तो इसमें समझते हैं समायोजन या अनुकूलन क्या है। समायोजन इसे कहते हैं, आप अपने नए ज्ञान को, नई जानकारी को, नए अनुभव को, मौजूद ज्ञान जो आपके पास पहले से मौजूद है उनमें संशोधन करना, उसमें संशोधित स्थापित करना, इसे अनुकूलन या समायोजन कहते हैं। तो यहाँ पर नए ज्ञान के साथ और मौजूदा ज्ञान को यहाँ पे संशोधन कौन करती है उसको हम देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे। सबसे पहले, हमारे पहले से मौजूद योजनाओं में नई जानकारी की प्रक्रिया को सर्वांगीण रूप से जाना था। पहले से मौजूद योजनाओं में नई जानकारी की प्रक्रिया को, नई जानकारी नहीं लेना है, यहाँ पे नई जानकारी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि नई जानकारी की अवधारणाओं को रखते हुए, नई जानकारी के कॉन्सेप्ट को रखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। टोटल नई जानकारी को हम यहाँ पर लागू नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी है, प्रक्रिया कुछ हद तक व्यक्तिपरक है क्योंकि हम अपने पहले विद्यमान समस्याओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए अनुभव, यहाँ पे अनुभव है, जानकारी को थोड़ा संशोधित करते हैं। यहाँ पे थोड़ा है, ये नेगेटिव टैग है। संशोधन और अनुभव, ये 2 वर्ड आपको मिल रहे हैं ताकि ऑप्शन सही हो जाए। यहाँ कुछ हद तक है, कुछ हद तक नहीं हो जाएगी। आपको टैग समझनी होगी। टैग मीन्स उसे कहते हैं अगर लगातार आपको ऐसे वर्ड आपके ऑप्शन में मिलते हैं जो आपको ये बात क्लियर कर देती है वो ऑप्शन की, ये ऑप्शन 100% गलत होंगे। 100% के 100% गलत होंगे। 99% की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि थोड़ा किसी भी क्वेश्चन में नहीं आएंगे, कुछ हद तक नहीं आएंगे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। नए ज्ञान के लिए पिछले ज्ञान और बदलते व्यवहार को लागू करने के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। संतुलन बनाना चाहिए, संतुलन बनाता है। समायोजन या अनुकूलन अनुभवों को तालमेल करके संतुलन बनाता है, ये सच है। तो चलिए फिर से, नए ज्ञान के लिए नहीं, पुराने ज्ञान, हमारे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को नए ज्ञान के साथ अनुभवों को संशोधित करना है। यहाँ पे नए ज्ञान के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा
तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए इसको समझते हैं। इसमें नई जानकारी लेंगे या नए अनुभव लेंगे, ठीक है। जानकारी और अनुभव दोनों का परिणाम स्वरूप दोनों का परिणाम निकालेंगे। मौजूद योजनाओं या विचारों में संशोधित करना है। आपके पास नई जानकारी है और नई परिणाम है, उनके अनुभव के परिणाम सोचेंगे। उसके बाद प्रेजेंट में मौजूद योजनाओं है, अभी जो आपके पास मौजूद योजना उन पर संशोधित करना ही अनुकूलन या समायोजन करता है। इज दैट योर आंसर? तो मुझे लगता है कि आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ आती है आपको, तो आप एनसीएफ 2005 इसको बारीकी से पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको पेडागोजी आराम से पेडागोजी समझ आ जाएंगी। पेडागोजी समझने के लिए 2 शर्तें हैं। पहला कि एनसीएफ 2005 आपको 100% आनी चाहिए। 100% इसलिए कहता हूँ कि अगर आपको याद नहीं करना है एनसीएफ को, तो लगातार आप इसे पढ़ते रहिए, आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। दूसरी मैं कहता हूँ इसलिए कि दूसरी क्या है, आपको एज ए टीचर मानना है, ठीक है। अगर अगर आप एज ए टीचर खुद को मानेंगे तो आराम से आप जो भी आपके आसपास हुई घटनाओं को उसे सम्मिलित करेंगे, संशोधित करेंगे। यहाँ पे संशोधित करना, आप बिना टीचर होते हुए संशोधित नहीं कर सकते हैं। अपनी कक्षा के बारे में अनुभव को पूछेगा, आप अपने टीचिंग स्किल के बारे में पूछेगा। जो पेडागोजी में सवाल क्या पूछते हैं, टीचिंग स्किल के बारे में पूछती है, अपनी कक्षाओं के भेद और विभेद के बारे में पूछती है, आपके स्कूल के बारे में पूछती है, आपके स्कूल किस स्थिति और परिस्थिति के आधार से जूझ रही है, तो यही तो पूछता है आपको। सबसे पहले एक एज ए टीचर, दूसरा एनसीएफ, अगर ये दोनों कर लेते हैं तो आपकी पेडागोजी में मेरे ख्याल से 15 नंबर के जो भी सब्जेक्ट की पेडागोजी पूछी जाती है, 15 में से 15 आपको कर ही लेंगे। तो और थोड़ी सी क्या होती है, प्रैक्टिस क्या कि आपको जो हमारे चैनल पे नई नई रोज़ वीडियोस मिलती है, उस वीडियो को बस आपको देखना, आपको पैसे खर्चे नहीं करने, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है और आपको नोट्स ले लेनी है। तो चलिए, मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भाषा क्या सक्षम करती है। सक्षम क्या है भाषा, क्या एलिजिबिलिटी क्या है भाषा की, भाषा क्या उपयुक्त में लाई जा सकती है, उसका क्या इस्तेमाल कर सकती है, उसके क्या उपयोग हैं, बहुत सारी इसमें सोच आ जा सकती है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। न केवल, ऑप्शन नंबर पूछा है ए में, न केवल वर्तमान में बल्कि अतीत में भविष्य की पीढ़ियों तक संस्कृति को संचारित करना, यह भाषा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी है मनुष्य का जैविक क्रमिक विकास भाषा है। ऑप्शन नंबर सी है मनुष्य का सामान्य शारीरिक विकास भाषा है। ऑप्शन नंबर डी है जीवन के विविध या विभिन्न तरीकों को विकसित करना भाषा है। तो अपना आंसर जल्दी लगाइए, आपका अपना आंसर क्या होगा, आपकी नज़र में क्या इसका राइट आंसर है। तो इसके बाद मैं आपको अपना राइट आंसर बताऊंगा। आपके पास जो भी आंसर है, आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आप क्वेश्चन में 10/10 करके बताइए। 10/10 कितना है, आपको कमेंट में 100% बतानी, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाता हूँ क्या वो तरीका बेहतर है, क्या आप समझ पा रहे हैं। आपकी अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिव्यू मोबाइल के चैनल के वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इससे हमारी मोटिवेशनल बेहतर होती है। आप लाइक एंड डिसलाइक दोनों कर सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि मेरे स्किल आप तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, क्या मेरा मेहनत साकार हो रही है नहीं से हो रही है। चलिए हम इसको देखते हैं। भाषा क्या सक्षम कराती है, भाषा है आप आपकी भाषा वो सक्षम क्या कराती है। पहले चलेंगे जीवन के विविध, एक एक क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लेते हैं। जीवन के विविध या विभिन्न तरीकों को विकसित करती है। जीवन के विविध अलग अलग तरीकों को विकसित कैसे करती है, विभिन्न तरीकों से भाषा विकसित कैसे कर सकती है। हमारे जीवन को स्किल विकास करती, विकसित करती है, भाषा विकसित नहीं करती किसी के जीवन को, ठीक है। भाषा का मतलब वो होता है एक आपके पास स्किल है, एक दूसरे व्यक्तियों को अपने समन्वय को स्थापित करना, अपनी अनुभव और जानकारी को एक दूसरे से प्राप्त करना, यह भाषा कहलाती है। समन्वय को स्थित करना, यहाँ पे विकसित करने की कोई संभव नहीं होती है। मनुष्य का सामान्यिक शारीरिकरण विकास है। भाषा से शारीरिकरण का विकास कैसे हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर बी पूछते हैं जैविक क्रमिक विकास। जैविक क्रमिक विकास आपको यहाँ तो बायोलॉजी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बायो की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है और भाषा की, आपकी लैंग्वेज स्किल के आधार पर क्या बेहतर हो सकते हैं, या फिर लैंग्वेज स्किल आपको किस तरह मदद कर सकती है। चलिए ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, डी तीनों गलत है।
तो ऑप्शन नंबर ए राइट कैसे है देखते हैं। न केवल वर्तमान में, यहाँ न केवल का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसे रॉन्ग कर दें। न केवल का यहाँ पे मतलब दूसरा आ जाता है। न केवल वर्तमान में, सिर्फ आज नहीं बल्कि अतीत में, पुराने समय से लेके हमारे हिस्ट्री पीछे बीती हुई जिंदगी से भविष्य की पीढ़ियों तक, आने वाली दुनिया तक संस्कृति को संचारित करना मतलब आगे बढ़ाना, संचारित करना मतलब आगे बढ़ाना। यहाँ पर कहता है भाषा न केवल आज, न केवल पीछे, न केवल आने वाली पीढ़ियों तक इसको संचारित करना। हमारी जो भाषा होती है, ये हिंदी, उर्दू, संस्कृत है। ये तीनों भाषा है जो हमारे देश को सर्व सुंदर बनाती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि तीनों भाषाओं को, तीनों स्किल के, तीनों लैंग्वेज को हम अपने आने वाली पीढ़ी तक को संजो कर रखने के लिए इसे संचालित करते हैं, जिसको हम अतीत से जोड़ के और वर्तमान से जोड़ के और भविष्य तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। क्या है इसका, क्या अर्थ है? सीखना जो है व्यक्तिगत है और सामाजिक दोनों है, इसका क्या अर्थ है? चलिए इसको हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, सीखना नौ सीखेगा शारीरिक और मानसिक दोनों विकास है। ऑप्शन नंबर बी है, सीखना वह प्रक्रिया है जहाँ व्यक्तिगत मस्तिष्क समूह गतिविधियों से चेतन या अचेतन के रूप में प्रभावित है। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर, सीखने में आत्म गतिविधियाँ निहित है जिसके लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी है, सीखना अनुभव के माध्यम से है जो ज्ञान, समझ और कौशल प्रदान करती है। चलिए अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन एक बार समझते हैं। यहाँ पर है, सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। सीखना जो लर्निंग होती है, हमारी लर्निंग स्किल जो है व्यक्तिगत, पर्सनल और सामाजिक, सोशल दोनों प्रकार से कैसे हो सकती है। सीखना नौ सीखेगा शारीरिक और मानसिक गुण है। शारीरिक व्यक्तिगत का मतलब ये होती है कि हम अपने आप जो इंक्रीज करते हैं वो शारीरिक, वो व्यक्तिगत होती है। यहाँ पे शारीरिक का कोई वर्ड नहीं आता। मानसिक मतलब सामाजिक कभी नहीं हो सकता। मानसिक इंटरनली मैटर होते हैं जो मानसिक के गिनती में आते हैं, ना ही सामाजिक आ रही है ना ही मानसिक आ रही है। ये तो क्रॉस है, ये नहीं होगा। सीखना वह प्रक्रिया जहाँ व्यक्तिगत मस्तिष्क है। आपको अगर सीखने की परिभाषा देखनी है तो आपको परिभाषा सेम टू सेम यही आपकी परिभाषा ये पूछी जाती है। अगर आपने लेक्चर वीडियो में सीखने वाली लर्निंग के जो हमारे लेक्चर वीडियो आई हैं CDP का, जो आपके चैनल में मिल जाएगी आपको, अगर वो वीडियो आपको देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको 1 सेकेंड में इस तरीके क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पूछा गया। ऑप्शन नंबर बी कहता है, सीखना वह प्रक्रिया जहाँ व्यक्तिगत मस्तिष्क मतलब पर्सनल, व्यक्तिगत मस्तिष्क तथा गतिविधियों मतलब सामूहिक गतिविधियों में चेतन अचेतन को प्रभावित करती है, उसे सीखना कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे कैसे सीखते हैं। इस उम्र के बच्चे यानी 3 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चे कैसे सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने और लेखन और अंक गणित के माध्यम देने और रुचि विकसित करने के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, मौखिक क्षमता तथा अवधारणाओं और समस्याओं कौशल के विकास के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, बारीक मोटर कार्यकलापों पर आधारित ध्यान के साथ सीखते हैं। विभिन्न अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, इंद्रियों के माध्यम से पर्यावरण का अनुभव करके सीखते हैं। तो चलिए अपना राइट आंसर दीजिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल किए होंगे, सॉल्व किए होंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए 1 सेकेंड में बन जाएगी, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। चलिए अपना राइट आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे कैसे सीखते हैं। वो सीखते कैसे हैं, लर्निंग स्किल को बेहतर कैसे बनाते हैं। पढ़ने लिखने अंक गणित, यहाँ पर पढ़ने की बात आती है, लेखन की बात आती है, अंक गणित की बात आती है। सीधा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगी। आप सोचेंगे सर
पढ़ने, लेखन और अंकगणित के बच्चों को कैसे आप रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे 3 से 5 क्लास के होते हैं, जबकि हमारे स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में 6 साल में एक क्लास में जाते हैं। 6 साल में एक क्लास, यहाँ पे 6 साल से कम आयु के बच्चे हैं, तो ये पढ़ने भी नहीं जानते होंगे, लेखन की प्रक्रिया भी नहीं जानती होगी, ये अंकगणित की प्रक्रिया भी नहीं जानते होंगे। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। मौखिक क्षमताओं, अवधारणाओं और समस्या कौशलों के विकसित के माध्यम से। मौखिक क्षमता मतलब बोलने की क्षमता, अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट के आधार पर किसी को देख के अनुकरण द्वारा सीख सकते हैं, लेकिन अवधारणा यहाँ पे अवधारणाओं द्वारा, समस्या कौशलों द्वारा। कौशल बच्चे में, समस्या कौशल बच्चे में स्किल, 3 से 5 वर्ष के बच्चे में समस्या कौशल की स्किल नहीं होगी। अवधारणा बिल्कुल, अवधारणा हो सकती है, पर मौखिक क्षमता बच्चे में होगी नहीं। क्यों नहीं होगी मौखिक क्षमता? क्योंकि 3 से 5 वर्ष के बच्चे की ना कोई मौखिक स्किल आएगी, ना ही मौखिक का मतलब वो होता है कि आप अपने ज़बान से अपनी क्षमताओं को बोल के विकसित कर सकते हैं। क्या 3 से 5 वर्ष के बच्चे अपने कौशल को विकसित कर पाएंगे? ये नहीं। तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है, बारीक मोटर क्रियाकलाप पर ध्यान के साथ विभिन्न अनुभवों के माध्यम से। यहाँ पे बारीक मोटर स्किल लिया गया है, तो बारीक मोटर का स्किल का मतलब है सेंसरी मोटर स्किल इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? सेंसरी मोटर स्किल कहते हैं। तो अधिक ध्यान देखें, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को हम एक साथ संगठित करेंगे, उससे अधिक ध्यान के साथ अनुभवों के माध्यम से सीखेंगे। ये आपका इम्पोर्टेंट राइट आंसर है। यह आपका राइट आंसर इसलिए है कि 3 से 5 वर्ष के बच्चे जो होते हैं, बारीक मोटर क्रियाकलापों में छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर, ध्यान के साथ, कॉन्सेंट्रेट के साथ, अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। जो बच्चे देखते हैं उसके आधार पर सीखते हैं। इंद्रियों के माध्यम से बच्चे 0 से 2 साल, 0 से 2 साल अगर हमारे क्वेश्चन में होती, 0 से 2 साल अगर क्वेश्चन हमारे होती, तो यहाँ पर इंद्रियों के माध्यम से होती है, इंद्रियों के माध्यम से। और 3 से 5 साल होंगी तो बारीक मोटर स्किल के माध्यम से होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास क्या उपलक्षित करता है? विकास, ऑप्शन नंबर ए है मात्रात्मक, ऑप्शन नंबर बी है गुणात्मक, ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिक और अंतर्निहित गुणों का प्रकटन, ऑप्शन नंबर डी है व्यवहार और व्यक्तित्व में बदलाव। तो आपको बताना है विकास क्या उपलक्षित कराती है। चलिए अपना राइट ऑप्शन बताइए। राइट ऑप्शन आपके क्या? चलिए क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से डील करते हैं। क्वेश्चन कहता है विकास क्या उपलक्षित करता है। विकास ऑप्शन नंबर ए है, इसको मात्रात्मक उपलक्षित करता है। यहाँ पे 2 चीज़ें आते हैं, विकास और वृद्धि। यहाँ पर वृद्धि पूछी जाए तो वृद्धि भी आपको अलग होती है, विकास अलग होती है। वृद्धि गुणात्मक होती है, चलिए क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन कहता है विकास क्या उपलक्षित करता है। ऑप्शन नंबर ए है मात्रात्मक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है गुणात्मक, ऑप्शन नंबर सी है व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों का प्रकटन, ऑप्शन नंबर डी है व्यक्ति और व्यवहार में बदलाव। तो यहाँ पर हम देखेंगे विकास उपलक्षित करती है, विकास उपलक्षित करती है मात्रात्मक। जहाँ पर भी विकास आए तो वो मात्रात्मक उपलक्षित करती है। गुणात्मक की जहाँ तक बात है, गुणात्मक वृद्धि को उपलक्षित करती है। किसकी उपलक्षित करती है? वृद्धि। अगर आपको पूछे विकास और वृद्धि दोनों क्या है, तो विकास और वृद्धि दोनों करती है, इन दोनों को, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों को। यहाँ पर बात है सिर्फ विकास की, तो विकास बात करती है ऑप्शन नंबर ए मात्रात्मक, और वृद्धि होती है तो वृद्धि होगी आपकी गुणात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए है व्यवहार का विकास को, ऑप्शन नंबर बी है उपयुक्त दृष्टिकोण को, ऑप्शन नंबर सी है वृद्धि को, ऑप्शन नंबर डी है उच्च प्रकार का चिंतन, ऑप्शन नंबर डी है उच्च प्रकार का चिंतन। तो यहाँ पर सवाल है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम जो थे वो व्यवहार का विकास व्यवहार का विकास चाहते थे। ऑप्शन नंबर 6 आपका
राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 का ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 पूछा गया है, एक समावेशी शिक्षा प्रणाली को डैश का उचित अवसर प्रदान करना है। यहाँ पर आपको फिल करना है, डैश की जगह में जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको फिल करना होता है। एक समावेशी शिक्षा में क्या उचित अवसर प्रदान करती है। सबसे पहले आप ठीक ऑप्शन बता देते हो। ऑप्शन नंबर ए है सीखना, ऑप्शन नंबर बी है खेलने, ऑप्शन नंबर बी है कार्य करने, ऑप्शन नंबर डी है आनंद उठाने। तो चलिए इसका राइट आंसर बताने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं, समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। समावेशी शिक्षा का मतलब वो होता है जिस शिक्षा में एक आपके पास स्कूल है, स्कूल में एक वर्ग है जहाँ पे आप 2 या 5 क्लास के स्टूडेंट को जब पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर एक लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। कोई जेंडर का इशू नहीं है कि सिर्फ लड़की के होंगे या लड़का के होंगे, जेंडर का इशू नहीं है। यहाँ पर विकलांग बच्चे या दिव्यांग बच्चे बैठ सकते हैं, यहाँ पर नॉर्मल बच्चे भी बैठ सकते हैं। ये तो होगी नॉर्मल और एबनॉर्मल बच्चे। यहाँ पर होगी कम बुद्धि वाले बच्चे बैठ सकते हैं, यहाँ पर अधिक बुद्धि वाले बच्चे बैठ सकते हैं। मतलब मंद गति वाले बुद्धि और मंद बालक बुद्धि और तीव्र बालक बुद्धि। यहाँ पे सभी प्रकार के जो बालक एक कक्षा में बैठ के शिक्षा हासिल करे उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है समावेश होना। समावेश का मतलब होता है हर प्रकार के बच्चे ऊंच नीच इस स्कूल में या स्कूल की कक्षा में ना जाति धर्म भेदभाव नहीं करनी है। समावेशी का मतलब है भेदभाव मुक्त। ना जाति से भेदभाव कर सकते हैं, ना ही विचार से भेदभाव कर सकते हैं, ना ही कि उसकी बुद्धि लब्धि के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकते। तो चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए, आपका हिसाब से राइट आंसर कौन है, इसका क्या है। तो चलिए एक बार हम बता देते हैं आपको। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है सीखना। आप समावेशी कक्षा में क्या कर सकते हैं, खेल तो खेल भी सकते हैं, ये भी आपके राइट आंसर है। आनंद उठा भी सकते हैं। आनंद मेरे ख्याल से समावेशी कक्षा में आनंद उठाने के लिए समावेशी कक्षा को जारी लागू नहीं किया गया। ये आनंद उठाना सीधा कार्य करना, यह भी हो सकता है समावेशी शिक्षा में कार्य करना। शिक्षा की बात हो रही है, शिक्षा में नहीं हो सकता। खेल ले या खेल, शिक्षा की बात हो रही, खेल भी एक तरीके से शिक्षा है। तो बेस्ट क्या है, सीखना इज द बेस्ट आंसर। खेलना उतनी बेहतर नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सगीरा को श्रवण अशक्तता है, यानी कि लिसनिंग डिसेबिलिटी है, जिसको हम सुनने में जिसको दिक्कत आती है तो लिसनिंग डिसेबिलिटी कहते हैं, श्रवण अशक्तता कहते हैं। श्रवण अशक्तता है और उसके स्कूल के सभी छात्रों में ऐसी कठिनाइयाँ, उसके जितने भी स्कूल में जो भी स्कूल है उस स्कूल में सभी छात्र ऐसी कठिनाइयाँ और विकलांगताएं हैं। आप इस तरह के स्कूल को क्या कहेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप सीटेट के क्वेश्चन उठाओ 100% आपको प्रीवियस ईयर के हर साल के क्वेश्चन में, हर साल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन मैक्सिमम 3 मिनिमम 1 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर बात होती है, ऑप्शन नंबर ए है विशेष स्कूल, ऑप्शन नंबर बी है समावेशी स्कूल, ऑप्शन नंबर सी है सरकारी स्कूल, ऑप्शन नंबर डी है निजी स्कूल। मैं जो आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं सगीरा श्रवण अशक्तता है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया था, 7 और 8 दोनों एक ही टॉपिक के क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन को हम डील करते हैं। सगीरा एक नाम की कोई एक लड़की है, श्रवण अशक्तता, वो सुनने में उसको दिक्कत होती है, श्रवण डिसेबिलिटी है उसको, लिसनिंग डिसेबिलिटी है इसको। और उसके स्कूल में, वो जिस स्कूल में पढ़ते सभी छात्र ऐसी कठिनाइयों से जूझते। इसका मतलब होता है सभी छात्रों को कुछ न कुछ ऐसी ही कठिनाई कुछ न कुछ डिसेबिलिटी है। मतलब कोई देखने में असमर्थ है, कोई सुनने में असमर्थ है, कोई बोलने में असमर्थ है, कोई और तरीके से परेशान है। तो सभी को विकलांगता है, सभी को दिव्यांग सभी है, विकलांग या दिव्यांग सभी है, सभी बच्चे हैं। तो इस स्थिति में आप इस तरह के स्कूल को क्या कहेंगे, विशेष स्कूल कहेंगे। समावेशी स्कूल का मतलब होता है सभी तरीके के बच्चे को समावेश होना, समावेशी स्कूल का था। निजी स्कूल या बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि सरकार इस तरीके से निजी स्कूल नहीं बनाते। सरकारी स्कूल में भी सभी तरीके के बच्चे पढ़ते हैं।
अब तो समावेशी स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था 100% हो गई है। तो ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए, एक विशेष स्कूल है, एक विशेष स्कूल सरकार द्वारा बनाई गई है जहाँ पर विकलांग बच्चे की सिर्फ एजुकेशन होती है, इसीलिए इसको विशेष स्कूल बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा विकल्प शिक्षाओं के मौखिक कौशल का सबसे अच्छा वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए, उनके आसपास के लोगों की भाषा और पुस्तकों में नए विचारों से एक व्यापक शब्दावली बनाना। ऑप्शन नंबर बी है, उसके आसपास के वयस्कों द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को सुनना और ध्वनियों के बारे में जागरूक होना। ऑप्शन नंबर सी है, भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने और जानकारी लेने के लिए भाषा का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर डी है, उसकी पसंदों और नापसंदों को सूची में करने के लिए भाषा का उपयोग करना। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन को एक बार हम डील करते हैं। क्वेश्चन कहता है, कौन सा विकल्प, कौन सा ऑप्शन शिक्षाओं के मौखिक कौशल जो आप ज़बान से बोलते हैं, मौखिक कौशल अपने इस हिसाब से बड़े बच्चों के लिए होती है। ये प्री मैट्रिक के लिए हो सकती है लेकिन पोस्ट मैट्रिक के लिए बेस्ट होती है। कौन सा विकल्प शिक्षाओं के मौखिक कौशल का सबसे अच्छा वर्णन है? मौखिक कौशल, आप जो किसी को बोल रहे हैं उसमें बोलने के जो बोलने में जो स्किल बेहतर ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं बोलने में बेहतर स्किल? आप या तो किसी चीज़ को सुन के ला सकते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं, या तो पढ़ के ला सकते हैं, या तो सुन के ला सकते हैं, या फिर किसी के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को, लैंग्वेज को, बेहतर लैंग्वेज स्किल है उसको आप सीखते हैं। आपके पास यही ऑप्शन होते हैं और क्या होते हैं। चलिए इसको ये ऑप्शन कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन नंबर है, उनके आसपास के लोगों की भाषा भाषा और पुस्तकों में नए विचारों को व्यापक शब्दावली। व्यापक शब्दावली मौखिक कौशलों के हो सकते हैं। आसपास के लोगों की भाषा और पुस्तकों में नए विचारों को, ये नए विचार कहाँ से लाएंगे? नए विचार हम नहीं ला सकते। अपने आसपास के वयस्कों द्वारा बोले जाने वाले, वयस्क का मतलब बड़े, बड़े द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को सुनना, ध्वनियों के बारे में जागरूक होना। हाँ, इस सब कहता है यहाँ पर, ये शब्दों को सुनना ताकि उनके ध्वनियों के बारे में जागरूक होना, ये वर्ड इस तरीके से इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं होगा, चलिए देखते हैं। भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने की जानकारी लेने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, ये बस भाषा का उपयोग करते हैं। यहाँ पे यहाँ पर भाषा उपयोग करते हैं, यहाँ पर भाषा उपयोग, मौखिक कौशलों की बात हो रही है, यहाँ पर मौखिक कौशलों की बात हो रही है, ना कि भाषा कौशलों की बात हो रही है। यहाँ पे भावनाओं और विचारों के माध्यम से हम भाषा का उपयोग कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके गलत होंगे। चलिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। उनकी पसंदों और नापसंदों को सूचित करने के लिए भाषा का उपयोग किया जा सकता है। उनकी पसंद की और नापसंद की यहाँ पर क्या बात है? यहाँ पर आप भाषा को, मौखिक कौशल के विकसित कर सकते हो, तो यहाँ पसंद और नापसंद की कोई बात नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज्ञान उद्देश्य है, यह याद और अभिज्ञान क्षमता को विकसित करने के लिए हासिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है, यह संबंध, भेदभाव, उदाहरण और सामान्यीकरण को देखने की क्षमता को विकसित करने के तर्क करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, यह तर्क, परिकल्पना, अनुमान और पूर्वानुमान की क्षमताओं को विकसित करने के लिए हासिल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी है, यदि किसी व्यक्ति की उच्चतम आवश्यकताओं को पूरा करके और आंतरिक प्रेरणा को निजित करने के हासिल किया जा सकता है। तो अपना राइट ऑप्शन जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है, ज्ञान का उद्देश्य क्या है? ज्ञान का उद्देश्य क्या है? चलिए इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। ज्ञान का उद्देश्य यह याद और अभिज्ञान क्षमताओं को विकसित करने के लिए हासिल किया जा सकता है। अपना ऑप्शन तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।